हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई घर पर ठीक से कर रहे होंगे छुट्टियों में। तो इसी के साथ मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 1, जिसका टाइटल है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के द्रव्य, जिसमें अपन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। सेकेंड, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन पढ़ चुके हैं, मतलब सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ चुके हैं, मतलब द्रव्य की अवस्थाओं का परिवर्तन भी पढ़ चुके हैं। अभी आगे जो बात आने वाली है वो पढ़ेंगे अपन टॉपिक एवापोरेशन, चैप्टर 1, बाष्पीकरण। ठीक है, इसके बाष्पीकरण के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में आपने पढ़ा है कि बाष्पीकरण होता क्या है कि किसी द्रव पदार्थ का गैस में बदल जाना बाष्पीकरण कहलाता है। मतलब द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर और गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। दोबारा सुने, द इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। किसी द्रव का गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में डेफिनेशन अपन को पता है और थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, अच्छा सा ब्रिलियंसी वाला लिखते हैं, होशियारों वाला। एवापोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बाष्पीकरण। ठीक है, अब देखिए बाष्पीकरण होता क्या है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड, एक द्रव कन्वर्ट इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये प्रोसेस किस पर होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। इज कॉल्ड एवापोरेशन, या इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बाष्पीकरण कहते हैं। कि कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ क्वथनांक पर, बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, हिंदी क्या है इसकी? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव क्वथनांक पर गैस में बदल जाता है। वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्वथनांक पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाता है, वाष्पीकरण कहलाती है। अब बेटा इसमें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अपन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स एवापोरेशन। मतलब वो कारक, वो फैक्टर जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि फैक्टर दैट अफेक्ट्स एवापोरेशन कौन कौन से होते हैं। तो बेटा इसमें 4 फैक्टर आते हैं। नंबर ए
नंबर ए आता है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। नंबर 2 आता है आपका विंड स्पीड मतलब वायु की गति, वायु की गति। नंबर 3 आता है बेटा आपका विंड स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ताप, वायु गति। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल। नंबर 4 आता है बेटा ह्यूमिडिटी मतलब डी, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। इसकी हिंदी लिखने के लिए स्पेस नहीं ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आर्द्रता बेटा ये 4 फैक्टर होते हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है विंड स्पीड, तीसरा होता है सरफेस एरिया और चौथा होता है आपका ह्यूमिडिटी। हिंदी में पहला तापमान, दूसरा वायु की गति, तीसरा सतह क्षेत्रफल, चौथा आर्द्रता। अब इन चारों का क्या इफेक्ट पड़ता है पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। तो आपको बता दूं मैं कि टेम्परेचर क्या होता है। याद रखना छोटी सी बात कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन। सिंपल सा रिलेशन याद रखना, कोई भी स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एवापोरेशन। ये मतलब तापमान समानुपाती हो, सॉरी तापमान सीधा अनुपात में होता है किसके, रेट ऑफ एवापोरेशन के, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी डिक्रीज होगा। भाषा के रूप में कैसे बोलेंगे कि अगर तापमान बढ़ता है तो उसके साथ साथ बाष्पीकरण की गति भी बढ़ती है, अगर तापमान घटता है तो बाष्पीकरण की गति भी घटती है। सीधे सीधे ये संबंध याद रखना, ठीक है। नंबर 2 अपन पढ़ें, नंबर 2 बी विंड स्पीड। बेटा सेम इसमें ऐसा ही भी है, विंड स्पीड मतलब वायु की गति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवापोरेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ROE, रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। मतलब कि अगर आप वायु की गति को बढ़ाओगे तो बेटा रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा, अगर आप वायु की गति को घटाओगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी घटेगा। मतलब क्या है कि वायु की गति मतलब विंड स्पीड इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर विंड स्पीड डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी डिक्रीज होगा। कि वायु की गति बढ़ने के साथ साथ बाष्पीकरण की गति बढ़ती जाती है और वायु की गति घटने के साथ साथ बाष्पीकरण की गति घटती जाती है। सेम ऐसे तापमान में है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ बाष्पीकरण की गति बढ़ती जाती है और तापमान घटने के साथ साथ बाष्पीकरण की गति क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। तो तापमान और वायु की गति दोनों के दोनों बेटा कारक बाष्पीकरण की गति के क्या सीधे सीधे समानुपाती होते हैं, बाष्पीकरण की गति के सीधे सीधे समानुपाती होते हैं। क्या क्या, तापमान और वायु की गति। अब नंबर 3 तीसरा फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। तो बेटा जो एवापोरेशन होता है वो एक सरफेसिकल प्रोसेस होता है, मतलब एक सतही प्रक्रिया होती है। तो नंबर C तीसरा कारक जो है वो क्या है आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया सतह क्षेत्रफल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। ROE का मतलब क्या, रेट ऑफ एवापोरेशन। सेम यहाँ है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्या है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ बाष्पीकरण की गति बढ़ती जाती है और सतही क्षेत्रफल घटने के साथ साथ बाष्पीकरण की गति क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसका बेटा एक लाइव एग्जांपल डेली लाइफ में क्या मिलता है कि जब अपन कपड़े सुखाते हैं, कपड़े जब सुखाते हैं तो कपड़ों को बेटा इकट्ठा करके नहीं डालते, उनको फैला के डालते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल ये कोई टी शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट या बनियान है। अब इसको आप जब गीला करके डालोगे ऐसे सुखाओगे, ऐसे इकट्ठा करके तो सूख जाएगी, नहीं सूखेगी। आप कैसे सुखाओगे, इसको ऐसे फैला के सुखाओगे, ठीक है, ऐसे फैला के सुखाओगे। तो मतलब क्या है कि सतह क्षेत्रफल बढ़ता है तो बाष्पीकरण गति बढ़ती जाती है और सतह क्षेत्रफल घटता है तो बाष्पीकरण गति घटती जाती है। तो 3 कारक अपन ने पढ़ लिए, पहला पढ़ा टेम्परेचर ताप, दूसरा पढ़ा विंड स्पीड वायु की गति, तीसरा पढ़ा सरफेस एरिया सतह क्षेत्रफल। तो तीनों के तीनों कारक बेटा बाष्पीकरण के साथ में सीधे समानुपाती होते हैं। मतलब अगर तीनों को बढ़ाओगे तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा और तीनों को घटाओगे तो बाष्पीकरण भी घटेगा। क्या क्या, तापमान, वायु की गति
और सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल। ठीक है, अभी लास्ट कारक बचा है बेटा नंबर 4, जिसका नेम है बेटा डी, ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। देखें, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन। बेटा देखो, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, दोनों का साइन तो सेम होता है, लेकिन जब भी हमें इनवर्स प्रोपोर्शनल शो करना होता है तो 1 के अपॉन में लिखते हैं उस क्वांटिटी को। ठीक है, जैसे यहाँ हमें रेट ऑफ एवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण गति को विंड स्पीड के प्रोपोर्शनल करना, तो सीधा सीधा लिख दिया। अब इसको अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल करना तो 1 के बटे में लिख दिया, चिन्ह वही है, साइन वही है, लेकिन 1 के अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्या है? अगर आपने ह्यूमिडिटी इंक्रीज किया तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होगा, अगर आपने ह्यूमिडिटी डिक्रीज किया तो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा। मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एवापोरेशन के। मतलब 1 को बढ़ाओगे, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाया आपने तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होगा, अगर आपने ह्यूमिडिटी डिक्रीज किया तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। मतलब अगर आर्द्रता को आप बढ़ाते हो तो बाष्पीकरण की गति घटती है, और अगर आर्द्रता को आप घटाते हो तो बाष्पीकरण की गति बढ़ती है। अब आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब वायुमंडल में जो जलवाष्प मौजूद होती है उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प मौजूद होती है उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। और आर्द्रता और बाष्पीकरण में बेटा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब एक आर्द्रता को बढ़ाओगे तो बाष्पीकरण घटेगा, और आर्द्रता को घटाओगे तो बाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, तो अपन ने 4 फैक्टर पढ़े बाष्पीकरण को प्रभावित करने वालों में, तो तापमान, आर्द्रता और सतही क्षेत्रफल और आपका क्या? वायु की गति। तो देखो, सतही क्षेत्रफल, वायु की गति और तापमान, इन तीनों का संबंध बेटा बाष्पीकरण की गति के साथ में सीधा अनुपाती है, जबकि जो आर्द्रता है उसका बाष्पीकरण की गति के साथ में उल्टा संबंध है। मतलब आर्द्रता बढ़ाओगे तो बाष्पीकरण घटेगा, और आर्द्रता घटाओगे तो बाष्पीकरण बढ़ेगा। लेकिन बाकी 3 में सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ताप और विंड स्पीड, वायु गति, इन तीनों को बढ़ाओगे तो बाष्पीकरण बढ़ेगा, और इन तीनों घटाओगे तो बाष्पीकरण घटेगा। ठीक है, ये था बेटा एवापोरेशन एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, ये अपन ने पढ़ा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, नोट कर लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या? देखें, देखो बेटा, जो अभी इसमें टॉपिक बचा हुआ है वो ओनली क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो टेक्सचुअल है मतलब पाठगत है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के ही हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पहली चीज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आ या एन आइस फिल्ड ऑन, हाँ सही है, आइस फिल्ड ग्लास, आइस फिल्ड वाटर ग्लास। क्वेश्चन ये है बेटा, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आइस फिल्ड वाटर ग्लास। मतलब क्या है? हम क्यों बर्फीले
बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहर पानी की बूंदें देखते हैं। पानी की बूंदें देखते हैं। ये प्रश्न है बेटा कि हम बर्फीले जल से भरे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदें क्यों देखते हैं। उसका रीज़न क्या है बेटा। देखो मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ पहले, उसके बाद स्टेटमेंट लिखाऊंगा। जैसे कि ये आपका जैसा मेरा ड्राइंग है वैसा मैंने बना दिया। ये आपका गिलास है। क्या है? गिलास है। ये गिलास है ये। अब इसमें बेटा मैंने वाटर फिल कर दिया, जिसमें बीच में आइस के पीसेस हैं। अब देखो इसके ऊपर प्लेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लेट। ये मैंने प्लेट से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया? प्लेट से। ये क्या है बेटा? प्लेट, मतलब तस्तरी से इसको ढक दिया। अब देखो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ये बर्फीला जल अंदर, तो अंदर क्या है कि जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो काइनेटिक एनर्जी बेटा बहुत जीरो है, मतलब बहुत कम है, जीरो ही मान लो आप। ये जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो कण हैं, इनका बेटा काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा वो बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। नीचे की तरफ तीर है, मतलब कम है। तो बर्फीले जल से भरे गिलास के अंदर जो पानी के कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। अब बेटा हर कण गतिज ऊर्जा चाहता है, मतलब हर कोई भी बंदा हो या कोई पक्षी हो, कोई भी कछुआ, कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, वो क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है। और मतलब साइंस में फ्रीडम का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी होना। तो बर्फीले जल से भरे जो गिलास के कण होते हैं पानी के गिलास के अंदर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा, वो जीरो होती है। ठीक है। अब उनको चाहिए गतिज ऊर्जा, फ्रीडम चाहिए। तो गतिज ऊर्जा लेने के लिए वो क्या करते हैं? बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर के एटमॉस्फेयर से वो क्या लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, मतलब बाहर वाले एटमॉस्फेयर में क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर है गिलास के बाहर वाला, यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और अंदर पानी के कणों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है। तो क्या होगा? ये वाले कण बाहर आएंगे। तो जैसे ये कण बाहर आएंगे बेटा, जैसे ये कण क्या आएंगे? बाहर आएंगे, तो हमें पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देंगे। कैसे देंगे? पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में। ऐसे ही बेटा यहाँ बाहर आएंगे तो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देंगे, ऐसे पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में। ये ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये क्या है बेटा? ये सारी की सारी क्या है? वाटर, जो डॉट टाइप में लिखी हुई है, ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो बेटा इसका रीज़न क्या है कि बर्फीले जल से भरे गिलास के अंदर जो जल के कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जीरो होती है, और वो बाहरी वातावरण से गतिज ऊर्जा ग्रहण करके गिलास की बाहरी सतह पर हमें पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। और यहाँ प्रोसेस कौन सा हो रहा है बेटा? कंडेंसेशन। कौन सा हो रहा है? कंडेंसेशन। कि जो ये बर्फीला जल है उसका जब कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, तब जाके पानी की बूंदें बाहर हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी इसका थ्योरी लिखा रहा हूँ, भाषा इसकी, वो देखें। क्या हुआ बेटा कि अंदर जो पानी के कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा जीरो है। ठीक है। वो बाहर के वातावरण से क्या लेंगे? गतिज ऊर्जा ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे पानी की बूंदों के रूप में। तो बेटा इसका कारण क्या है? कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है। तो देखें आंसर, द वाटर पार्टिकल्स inside the glass has zero kinetic energy and they obtain
काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स, फ्रॉम सराउंडिंग्स, and gets evaporate, और वो बाष्पीकृत हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे कंडेंसेट after some time vapor convert into liquid, ब्रैकेट में कंडेंसेशन, that's why we see water droplets on surface of ice filled water glass। ठीक है, ये आंसर है। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जो भी पानी का गिलास था, जो पानी का गिलास था, ठीक है, ठीक है, ये पानी का गिलास था। अब इस पानी के गिलास में बेटा क्या हुआ कि पहले फर्स्ट नंबर पर क्या होगा, नंबर 1 होगा बेटा एवापोरेशन। क्या होगा, एवापोरेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन होने के बाद क्या होगा कि जो अंदर वाले वाटर पार्टिकल जिनका काइनेटिक एनर्जी 0 था, वो क्या करेंगे बेटा, वेपर की फॉर्म में यहाँ आ जाएंगे। वेपर की फॉर्म में कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। ठीक है, वेपर की फॉर्म में आ जाएंगे। ये जो मैं डैश डैश कर रहा हूँ बेटा, ये क्या है, वेपर, वाटर वेपर है, ये बाष्प है। क्या है, बाष्प। ठीक है, अंदर वाले जो पार्टिकल्स है वाटर के, वो काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करके बाहर आ जाएंगे वेपर की फॉर्म में, मतलब एवापोरेशन हो गया उनका। उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहरी एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर में क्या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या, सॉरी वाटर वेपर का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। पहले तो वो बाष्पीकरण, फिर हो जाएगा संघनन। थोड़े टाइम बाद ये वाटर जो वेपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये जो मैं गोले बना रहा हूँ, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब बेटा बर्फीले जल से भरे पानी गिलास को बाहर रखा जाता है, तो बाहरी वातावरण में तापमान ज़्यादा होने के कारण उनका क्या होता है, पहले बाष्पीकरण होता है, उसके बाद बाष्पीकरण के बाद क्या होता है, संघनन होता है, जिस वजह से हमें पानी की बूंदें गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देती हैं। ठीक है, दैट इज़ द आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मेरा ज्योमेट्री ऐसा ही है, डायग्राम ऐसे ही बनते हैं, देख लें। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वाई डू वी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन एंड वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि हम विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ्स और समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। मतलब हम गर्मियों में सूती कपड़े और सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, उसका रीज़न क्या है बेटा।
देखो बताते हैं हम क्यों हम सर्दियों में ऊनी कपड़े एवं गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। उसका कारण बेटा क्या है, देखो आंसर बताता हूँ कि सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने का कारण क्या है कि जो ऊनी धागा होता है बेटा, जो वूलन फाइबर होता है वो बहुत ही थिक होता है, बहुत मोटा होता है, और मोटा होने की वजह से क्या है उससे एवापोरेशन नहीं होता। जो हमारा अंदर का हीटिंग है, जो स्वेटिंग है, पसीना है, उसका बेटा एवापोरेशन नहीं हो पाता और बाष्पीकरण नहीं होता, जिसकी वजह से अपन को क्या हॉट फील होता है, मतलब गर्म फील होता है, कूलिंग फील नहीं होता, क्योंकि एवापोरेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका जो वूलन फाइबर है वो बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है। तो कारण यही है कि ऊनी कपड़ों का धागा मोटा होता है, जिस वजह से बाष्पीकरण नहीं हो पाता, और बाष्पीकरण ना होने की वजह से हमारा जो अंदर का हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, और अंदर का हीट जब बाहर नहीं जाएगा तो हमें क्या फील होगा, हॉट फील होगा, गर्म फील होगा। तो सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने का ये कारण है। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं बेटा? सूती कपड़े जो होते हैं, मतलब कॉटन क्लॉथ जो होते हैं, मतलब कॉटन क्लॉथ में जो फाइबर होता है, जो रेशा या धागा होता है, वो बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला होता है, और पतला होने की वजह से उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेस, रिक्त स्थान होता है, और उस रिक्त स्थान से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो इनर हीट है, अंदर वाला गर्मी है, वो एवापोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? बाष्पीकृत हो जाता है, और बाष्पीकृत होने की वजह से अपन को क्या फील होता है? कूलिंग फील होता है। क्या फील होता है? कूलिंग। ओके, तो यही आंसर लिखते हैं। इन समर सीजन, गर्मियों में, वी वियर कॉटन क्लॉथ बिकॉज कॉटन क्लॉथ हैव एवापोरेशन प्रॉपर्टी या क्वालिटी। कॉटन, सिंपल इतना आंसर लिख दो, एवापोरेशन क्वालिटी। ठीक है। सूती कपड़ों में बेटा बाष्पीकरण का गुण होता है, इसलिए हम गर्मियों में उनको पहनते हैं। एंड दूसरा क्या है? इन विंटर सीजन, बहुत छोटा आंसर लिखा रहा हूँ मैं, इन विंटर सीजन वी वियर वूलन क्लॉथ बिकॉज they do not have evaporation quality। बेटा सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनमें बाष्पीकरण का गुण नहीं होता, और बाष्पीकरण का गुण नहीं होता ऊनी कपड़ों में, इसलिए हमें गर्म फील होता है सर्दियों में। जबकि सूती कपड़ों में बाष्पीकरण का गुण होता है, इसलिए हमें कूलिंग फील होता है। तो बाष्पीकरण जहाँ भी होगा वहाँ कूलिंग फील होगा। क्या फील होगा? कूलिंग। ठीक है, ठंडक महसूस होगी। ये क्वेश्चन थे बेटा। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगर आप चाहोगे तो हम करा देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो इसी के साथ ये चैप्टर संपूर्ण होता है, कंप्लीट है चैप्टर 1। तो मैं सौरभ सोगर आपसे विदा लेता हूँ। सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि डेली आप क्लास को देखें, ठीक है, शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो। और उसके बाद, क्योंकि देखो इस टाइम पर भी स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, 24 के बाद स्कूल ओपन होंगे, 24 जून के बाद। तो आप पढ़ते रहें। मैं इसी टाइम, तो मेरा नाइट टाइम में वीडियो बनाने का कारण क्या है कि मैं दिन में थोड़ा बिजी रहता हूँ, मतलब काम की वजह से, बहुत सारे काम होते हैं अपने, तो इस वजह से मैं रात में वीडियो बनाता हूँ। उसको मैं अपलोड करता हूँ 12 बजे के बाद, क्योंकि उसका रीज़न है कि डाटा प्रॉपर मिल जाता है और स्पीड भी अच्छी आती है, तो हो जाता है जल्दी अपलोड। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।